Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 9th October 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download September 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about global minimum tax deal. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. It is also important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. तो समझते हैं क्या है ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स डील। तो इसको समझने के लिए थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं जिससे ये जो इशू है वो बेहतर तरीके से समझ आए। देखिए, हमारे देश की एक ई कॉमर्स कंपनी हुआ करती थी फ्लिपकार्ट, जो इंडिया में बेंगलोर सिटी के अंदर रजिस्टर्ड थी, हेडक्वार्टर था इसका। बट लेटर ऑन इट स्टार्टेड इन 2007। इन 2011 फ्लिपकार्ट शिफ्टेड टू सिंगापुर। अब ये शिफ्ट क्यों हुआ, इसने अपना हेडक्वार्टर सिंगापुर क्यों शिफ्ट किया, इसके पीछे कारण समझिए। कुछ कारण तो और हैं, जैसे कि सिंगापुर इज़ पॉलिटिकली स्टेबल, इकोनॉमिकली मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू इंडिया। ये तो है, सिंगापुर के अंदर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ बेटर। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो है टैक्सेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न। अगर ओवरऑल आप कॉर्पोरेट टैक्स देखें इंडिया के अंदर, तो लार्जर कंपनीज़ के लिए टैक्स है लगभग 30% और स्मॉलर कंपनीज़ के लिए 25%। लेकिन और भी कुछ सेस वगैरह कुछ चीज़ें ऐड करके, सरचार्ज वगैरह ऐड करके ओवरऑल कॉर्पोरेट टैक्स 34% तक चला जाता है। जबकि सिंगापुर के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स इज़ एज लो एज 17%। तो सीधा 50% तक टैक्स बचाया जा सकता है। ये ऐसा सोचा फ्लिपकार्ट ने, इफ़ इट मूव्स और शिफ्ट्स इट्स हेडक्वार्टर फ्रॉम इंडिया टू सिंगापुर। लेकिन आज भी ज़्यादातर बिजनेस तो फ्लिपकार्ट इंडिया के अंदर ही करता है और इंडिया के अंदर ही इसकी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन होती है। लेकिन ये टैक्स किसको देता है? सिंगापुर सरकार को। तो ये एक मेजर इशू पूरे दुनिया भर में निकल के आ रहा है कि भाई आप जिस देश में बिजनेस करते हैं उस देश से बाहर आप अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर देते हैं टैक्स बचाने के लिए। जिस देश से आपको सबसे ज़्यादा पैसे की कमाई होती है आप वहाँ पे टैक्स नहीं देते हैं। ऐसे देशों को कहा जाता है टैक्स हेवेंस, जो बस टैक्स कम करके फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे यहाँ आप हेडक्वार्टर बना लो और कम से कम टैक्स दो। इसी बहाने होगा क्या कि बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ आएंगी, कुछ तो टैक्स मिलेगा। समथिंग इज बेटर दैन नथिंग, ये फिलॉसफी है इन टैक्स हेवेंस की। तो कई सारे इस तरह के टैक्स हेवेंस हैं। फॉर एग्जांपल सिप्रस, मॉरिशस, सिंगापुर तो चलिए देखिए इकोनॉमिकली स्टेबल भी है, लेकिन कई सारे ऐसे देश हैं, सिप्रस वगैरह, मॉरिशस, पनामा, यहाँ पे आप देखें कई बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स हैं, बरमूडा, और इन देशों में कुछ है ही नहीं। तो वो जो हेडक्वार्टर्स बड़ी बड़ी कंपनियों ने इन देशों में शिफ्ट कर रखा है उसके पीछे मेन कारण है टैक्स बचाना, और ऐसे देशों को कहा जाता है टैक्स हेवेंस। So as I said, a tax haven is generally an offshore country that offers foreign individuals and businesses little or no tax liability। लगभग टैक्स माफ़ कर देते हैं, बोलते हैं आओ हमारे यहाँ पे आप इस हेडक्वार्टर खोल लो, कुछ भी टैक्स दे दो। और ये जो टैक्स हेवेंस हैं ये बाकी सरकारों को इन्फॉर्मेशन भी शेयर नहीं करते। जैसे अगर इंडिया इन्फॉर्मेशन मांगने की कोशिश करे कि भाई आपके यहाँ कितने टैक्स, क्या कौन कौन सी कंपनियाँ हैं, कितने टैक्स वो पे कर रहे हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन भी जल्दी वो पास नहीं करते। तो इसका पूरे दुनिया भर की इकोनॉमी को नेगेटिव इम्पैक्ट उठाना पड़ता है। कारण सरल है, जहाँ से आप मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस कर रहे हैं आप वहाँ पे टैक्स नहीं दे रहे हैं। सो दीज कंट्रीज लूज ए लॉट ऑफ टैक्स शेयर बिकॉज ऑफ टैक्स हेवेंस। बड़ी बड़ी देशों को टैक्स मिलता नहीं है क्योंकि बड़ी बड़ी देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां इन छोटे छोटे देशों में जाकर के अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लेती हैं। तो इस इशू को टैकल करने के लिए हाल फिलहाल में एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया गया जिसका नाम है ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स। दिस कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय G7 कंट्रीज इन इट्स रिसेंट समिट दैट वाज हेल्ड इन यूके। आपको पता होगा इस साल G7 की एक समिट हुई थी यूके में इन द मंथ ऑफ मई। तो उसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स। एक बार G7 कंट्रीज़ के बारे में देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली, यूएस। ऑफ कोर्स इंडिया इसका हिस्सा नहीं है। पहले ये ग्रुप G8 कहा जाता था, रसिया भी इसका मेंबर था, लेकिन 2014 में रसिया को इससे एक्सपेल कर दिया गया, तो बिकॉज ऑफ इट्स कन्फ्लिक्ट विथ यूक्रेन।
तो उसके बाद से ये G8 G7 में कन्वर्ट हो गया। अगर ओवरऑल बात की जाए G20 कंट्री की, तो उसमें इंडिया भी एक मेंबर है। G20 के अंदर G8 प्लस 12 और कंट्रीज़ हैं। इंडिया इज़ पार्ट ऑफ G20, सो दिस ग्रुप इज़ नोन एज G20। वापस से आइए इस मुद्दे पे, जो हाल फिलहाल में जो G7 कंट्रीज़ की समिट हुई थी, उसमें प्रपोज किया गया कि लेट अस ब्रिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स। तो क्या है ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स? इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से दुनिया का कोई भी देश, चाहे कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, टैक्स हेवन बनना चाहे जो भी हो, अपने देश में वो 15% से कम कॉरपोरेट टैक्स नहीं लगा सकते। ये कहीं ना कहीं सोवरेनिटी के लिए एक चैलेंज है कि भाई हम अपने देश में जो करें वो आप हाउ अदर कंट्रीज़ कैन गाइड अस, बट फिर भी दूसरे तरीके से इन छोटे छोटे देशों को प्रेशराइज़ कराया जा सकता है कि भाई हम आपके साथ ट्रेड करना बंद कर देंगे, आपको टेक्निकल सपोर्ट देना बंद कर देंगे। तो ये छोटे कंट्रीज़ को दूसरे तरीके से प्रेशराइज़ करा करके ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स वाला जो प्रपोजल है वो मनवाया जा सकता है। तो G7 कंट्रीज़ ने ये प्रपोजल दिया कि चलिए हम लोग एक काम करते हैं, पूरे दुनिया भर में एक प्रोविज़न लेकर के आते हैं कि पूरे दुनिया भर में कोई भी देश अपने यहाँ 15% से कम कॉर्पोरेट टैक्स ऑफर नहीं करेगा। सो इन दैट वे इवन अ कंट्री हु क्लेम्स और वांट्स टू बी अ टैक्स हेवन, उसको 15% तो टैक्स रेट रखना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ होता क्या कि ये लोग 2% तक टैक्स रेट कर देते हैं, कुछ तो मिल जाए इसी बहाने, और इनका उसी से काम चल जाता है, छोटे छोटे देश हैं। तो अब 15% तो कम से कम इनको टैक्स रेट रखना होगा अकॉर्डिंग टू दिस न्यू प्रपोजल। लेकिन दिस वाज जस्ट अ प्रपोजल गिवन बाय G7 कंट्रीज़। इसके बाद धीरे धीरे दुनिया भर में कंसेंसस बनाने की कोशिश की गई कि भाई कौन कौन देश इससे अग्री कर रहा है। तो ये करंट आर्टिकल इसी से रिलेटेड है। अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है बाय OECD कंट्रीज। OECD इज़ अ ग्रुप ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इस OECD कंट्री ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बताया है कि दुनिया के 136 कंट्रीज अग्री कर गए हैं टू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स, एंड दीज 136 कंट्रीज टुगेदर अकाउंट फॉर मोर देन 90% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। तो मुद्दा यह है कि दुनिया के मेजर इकोनॉमीज हैव नाउ अग्रीड टू इम्प्लीमेंट ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स। तो अब रह जाएगा इन मेजर कंट्रीज़ के इकोनॉमीज़ की मदद से इन सारे जो टैक्स हेवन्स हैं इनको भी कन्विंस कराना और सबको ऑन बोर्ड ले आना। कुछ एक मेजर इकोनॉमीज या मेजर कंट्रीज़ हु आर येट टू ज्वाइन दिस ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स डील, वो हैं केनिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, बट सूनर और लेटर दे विल ऑल्सो ज्वाइन। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल सेकंड फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट इज़ अबाउट नोबेल पीस प्राइज 2021। ये क्वेश्चन डायरेक्टली, इससे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा तो प्रीलिम्स में आएगा। मेंस में हियर एंड देयर यू कैन यूज इट एज अ फिलर पॉइंट फॉर एग्जाम्पल या टू सब्सटेंशिएट अ पॉइंट, क्योंकि इस साल का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो दो जर्नलिस्ट को दिया गया है फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो मान लीजिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे एस्से आ जाए या एथिक्स में इस्तेमाल करना हो, तो वहाँ आप सब्सटेंशिएट करने के लिए इसका जिक्र कर सकते हैं कि नोबेल पीस प्राइज 2021 वाज गिवन टू टू जर्नलिस्ट हु स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन अदरवाइज अगर सवाल डायरेक्टली आना है तो बस प्रीलिम्स में आएगा। न्यूज़ देखते हैं, काफ़ी छोटा सा न्यूज़ है। मारिया रेशा ऑफ फिलीपींस एंड डिमिट्री मुराटोव ऑफ रसिया, ये दोनों ऐसे देश से आते हैं जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। आपको रसिया को तो पता ही है, आफ्टर पुतिन केम इनटू पावर द मीडिया ओवरऑल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फॉर प्रैक्टिस्ड बाय मीडिया एवरीथिंग इज अंडर थ्रेट। रसिया को अब कहते हैं कि वहाँ की डेमोक्रेसी भी पूरी तरह से खतरे में है। बट ये दोनों जो जर्नलिस्ट हैं, एक फिलीपीन से दूसरे रसिया से, दे हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क और मेड अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन to ensure freedom of speech and expression to the people in their respective countries। और इसी कारण से जो नोबेल कमेटी है उन्होंने इन दोनों को रिकमेंड किया फॉर दिस ईयर्स नोबेल पीस प्राइज बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स इन प्रमोटिंग पीस एंड डेमोक्रेसी। The next article is again taken from international segment. It is about GMEX naval exercise and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view। तो GMEX अगेन छोटा सा टॉपिक है। GMEX इट इज़ नेम ऑफ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान। नाम से भी गेस करना काफ़ी आसान होगा, जापान एंड इंडिया। तो
इस साल जो जीमेक्स नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है, दिस विल बी फिफ्थ जीमेक्स नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान. दिस हैज़ बीन ऑलरेडी कंडक्टेड फ्रॉम 6 to 8 अक्टूबर. तो कल के दिन ये कंक्लूड कर लिया गया है. इट वॉज कंडक्टेड इन अरेबियन सी दिस पर्टिकुलर ईयर. ये जो जीमेक्स एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान, इट स्टार्टेड इन जनवरी 2012. मतलब इसका इनॉगरल सेशन वॉज कंडक्टेड इन जनवरी 2012. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट. इट इज अबाउट पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखिए, इस आर्टिकल का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं. इस साल मई महीने में 2021 मई महीने में जब कोरोना वायरस का सेकेंड वेव अपने पीक पे था, कई सारे लोग, मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, उस टाइम में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम अनाउंस किया था. उसमें स्कीम का नाम नहीं बताया था, कहा था कि हम ऐसा एक स्कीम लेकर के आएंगे जिसमें उन बच्चों के लिए कुछ किया जाएगा जिन्होंने अपने पेरेंट्स को लूज़ कर दिया है ड्यू टू COVID-19. So those children who have lost both of their parents due to COVID-19, they will be supported. अब करंट न्यूज़ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने जो स्कीम के बारे में बात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसका डिटेल्ड अनाउंसमेंट कर दिया है. उस स्कीम का नाम होगा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम. और इस स्कीम के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख लेते हैं. वो सारे बच्चे जिनके पेरेंट्स, जिन्होंने अपने बोथ पेरेंट्स को लूज़ कर दिया बिकॉज ऑफ कोविड, उनको 10 लाख रुपए का लमसम अमाउंट दिया जाएगा व्हेन दे अटेन एज ऑफ 23 ईयर्स. उसके अलावा 18 साल की उम्र अटेन होने के बाद इन लोगों को कुछ मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा. और करेंट हालत में ये तो 18 साल की उम्र में मंथली स्टाइपेंड शुरू होगा, 10 लाख मिलेगा जब 23 साल की एज हो जाएगी तो लमसम. और करंट सिनेरियो में कैसा होगा, क्रिटिकल गैप सपोर्ट दिया जाएगा. तो क्रिटिकल गैप सपोर्ट का मतलब समझिए कि अगर किसी बच्चे की स्कूल छूट गई है तो एजुकेशन वापस उसको कराई जाएगी. अगर उसका कुछ हेल्थ का इशू है, हेल्थ रिक्वायरमेंट है उसकी, तो उसको हेल्थ रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी. तो ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉमिस कर रही है सरकार करंट हालत में कि आपको कुछ एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप देंगे. वो इंश्योर करा रही है कि अगर आपकी स्कूल या कॉलेज छूट रही है तो हम आपको छूटने नहीं देंगे, जो भी फीस वगैरह है वो गैप फुलफ़िल कर देंगे, हेल्थ की जो रिक्वायरमेंट है वो भी हम पूरी कर देंगे. तो करंट सिनेरियो में गैप फुलफ़िल किया जाएगा एजुकेशन और हेल्थ को लेकर के अंडर पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम. 18 साल के बाद एक मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा और 23 साल की उम्र में 10 लाख रुपए दिए जाएंगे लमसम अमाउंट. कौन कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं? तो जिन बच्चों के भी 18 साल की उम्र कंप्लीट नहीं हुई थी ड्यूरिंग द डेथ ऑफ देयर पेरेंट्स, ओनली दोज चिल्ड्रन विल बी कवर्ड अंडर दिस स्कीम. उसके अलावा चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ ऑफ द पेरेंट्स और सर्वाइविंग पेरेंट, दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई कोविड के कारण, या फिर मान लीजिए एक ही पेरेंट थे पहले से, उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ कोविड, या फिर लीगल गार्जियन और द अडॉप्टिव पेरेंट और सिंगल अडॉप्टिव पेरेंट ड्यू टू कोविड-19. इस कारण से अगर आप उन्होंने अपने पेरेंट्स को, गार्जियंस को लूज़ कर दिया है तो दो चिल्ड्रन विल बी एलिजिबल फॉर बेनिफिट अंडर दिस स्कीम. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमिक सेगमेंट. इट इज़ अबाउट प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखिए, टाटा सन्स की एक सब्सिडियरी कंपनी है टेलास प्राइवेट लिमिटेड, उसने अब एयर इंडिया को अक्वायर कर लिया है फॉर ₹18,000 करोड़. तो आपको पता है कि बहुत टाइम से भारत सरकार एयर इंडिया को सेल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वो सेल का प्रोसेस जो है, वो बिडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है एंड नाउ टाटा सन हैज़ इमर्ज विक्टोरियस. उसने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ में खरीद लिया है. अगर आप एयर इंडिया की हिस्ट्री देखें तो आपको पता चलेगा कि 1932 में जब एयर इंडिया पहली बार लॉन्च हुई थी तो उस टाइम में इट बिलोंग टू टाटा ग्रुप ओनली. तो एयर इंडिया वॉज फाउंडेड बाय JRD टाटा एज टाटा एयरलाइंस. पहले एयर इंडिया का नाम टाटा एयरलाइंस ही हुआ करता था जब 1932 में ये लॉन्च हुई थी एंड इट वाज इंडियाज़ फर्स्ट एयरलाइन. इट ऑपरेटेड ओनली डोमेस्टिक फ़्लाइट्स एट दैट टाइम. उस टाइम में सिर्फ विद इन इंडिया ये फ्लाई किया करती थी. लेकिन आज़ादी के बाद टाटा एयरलाइंस को नेशनलाइज कर दिया गया, यानी कि भारत सरकार ने इसको अक्वायर कर लिया. इसके इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी शुरू हो गए और टाटा एयरलाइंस का नाम बदल करके एयर इंडिया कर दिया गया. लेकिन अब वापस से ये एयर इंडिया हैज़ मूव टू टाटा ग्रुप. टाटा रिटेन्स एयर इंडिया एंड मेक्स ₹18,000 करोड़ एज विनिंग बिड.
और इसके साथ ही टाटा ग्रुप का अब 100% स्टेक होगा एयर इंडिया में, पूरी तरह से कंट्रोल होगा एयर इंडिया में, और दिसंबर 2021 तक टाटा ग्रुप को पूरी तरह से एयर इंडिया को दे दिया जाएगा, हैंड ओवर कर दिया जाएगा। अब इसके साथ ही एयरलाइंस मार्केट की बात करी जाए कि इंडिया के अंदर एयरलाइंस मार्केट का क्या कौन कौन से प्लेयर्स हैं, देन यू विल गेट टू नो कि टाटा सन्स हैव ऑलरेडी 84% शेयर इन एयर एशिया, और एयर एशिया का मार्केट शेयर है 5.2%, मतलब जितनी भी फ्लाइट्स या जितने भी पैसेंजर्स हैं उसका 5.2% पैसेंजर्स एयर एशिया से ट्रैवल करते हैं ऑन एन एवरेज। दे हैव 51% शेयर इन विस्तारा, उसका मार्केट शेयर 8.3%। लेकिन अब उन्होंने एयर इंडिया को भी एक्वायर कर लिया है जिसका मार्केट शेयर है 13.2%। तो इसके साथ ही आप अब उम्मीद कर सकते हैं कि टाटा सन्स की टोटल एयर लाइंस के अंदर मार्केट शेयर होगी 26.7%, मतलब जितने भी पैसेंजर्स एयर ट्रैवल करते हैं कम से कम उनमें से 26 से 27% लोग जो हैं वो टाटा एयरलाइन से फ्लाई करेंगे, एंड दैट मेक्स टाटा द सेकेंड बिगेस्ट प्लेयर आफ्टर इंडिगो। तो लार्जेस्ट प्लेयर इंडिगो का नाम याद रखना, इट हैज़ द लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन द इंडियन डोमेस्टिक एयरलाइंस बिजनेस। थोड़ी सी एनालिसिस भी कर लेते हैं कि प्राइवेटाइजेशन करने से क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो देखिए, फ़ायदे तो कई सारे हैं एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने से। भारत सरकार के ऊपर लगभग 61,000 करोड़ का 61,000 करोड़ का बर्डन, डेट बर्डन आ गया था बिकॉज ऑफ दिस एयर इंडिया। एयर इंडिया ऑन एन एवरेज हर दिन 20 करोड़ के लॉस में जा रही थी, तो उससे डी बर्डन हो गई है कम से कम भारत सरकार, और उसको बेचने से कुछ पैसा मिला है भारत सरकार को, तो उस पैसे से भारत सरकार अब बाकी सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर सकती है, बिजली, रोड, इन सब पे फोकस कर सकती है, जो भारत सरकार के चीफ ऑब्जेक्टिव हैं, एक्टिविटी हैं। लेकिन डिसएडवांटेज बस एक ही होगा, देखिए हर फील्ड में चाहे वो टेलीकॉम हो जहाँ पे BSNL है, या फिर एयरलाइंस हो जहाँ पे अभी तक एयर इंडिया हुआ करता था, हर फील्ड में एक नेशनल कॉरपोरेट या एक गवर्नमेंट बिजनेस होना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि प्राइवेट प्लेयर जो हैं वो उस फील्ड को मोनोपोलाइज ना कर पाएँ। क्योंकि अब जैसे BSNL है टेलीकॉम सेक्टर में, तो एयरटेल या फिर जियो उसको पूरी तरह से मोनोपोलाइज नहीं कर सकते, अपने मन मुताबिक रेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा महंगा कर देंगे देन पीपल विल स्टार्ट स्विचिंग टू BSNL। सो दैट ऑप्शन इज ऑलरेडी देयर। BSNL भले कितने भी लॉस में भी जाए, बट उसका एक एडवांटेज ये है कि लोगों को के एक्सप्लॉयटेशन से ये बचा रहा है, बिकॉज इट इज़ पुटिंग इटसेल्फ एज एन ऑल्टरनेटिव टू जियो एंड Airtel. The similar theory was correct in airlines business also. So this is proposed by many thinkers, many economists कि भाई आप प्राइवेटाइजेशन कीजिए लेकिन हर फील्ड में कम से कम एक गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस को जरूर रखिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए एयर इंडिया वाज सर्वाइव्ड इन एयरलाइन बिजनेस सो फार, लेकिन अब एयरलाइन बिजनेस में कोई भी गवर्नमेंट प्लेयर नहीं बचा। सो नाउ देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट दीज प्राइवेट प्लेयर्स माइट go into cartelization also. Of course कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है कार्टेलाइजेशन को रोकना, लेकिन दे माइट कार्टेल, वो मोनोपोलाइज भी कर सकते। कोई जो बहुत बड़ा हो जाएगा वो अपने मन मुताबिक प्राइस सेट करेगा, और इससे फिर होगा क्या कि आम जनता को फिर वो कॉस्ट बियर करना होगा। आम जनता का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटर्स होने का डर हमेशा बना रहता है। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर एक बार देख लेते हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इट वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एब्सोल्युटली करेक्ट, बट इट वाज नॉट नोटिफाइड अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये मैंने आपको बताया था कल। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 1 ओनली। जांजीबार आर्कीपेलागो इस साल के नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर के कारण ये प्लेस न्यूज़ में आ गया है। इट इज़ इन इंडियन ओशन, ऑफ कोर्स करेक्ट है ये, बट इट इज़ ऑटोनोमस रीजन अंडर तंजानिया, नॉट केनिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 1 ओनली। रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा? रेपो रेट बढ़ाने से महंगाई कम हो सकती है, राइट, क्योंकि वो रेपो रेट बढ़ाने से दैट विल बी ए काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, और महंगाई कम होगी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि फ्लो ऑफ लिक्विड कम होगा, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ भी कम हो सकता है। सो महंगाई कम होगी, सो इट विल लीड टू डिक्रीज इन इन्फ्लेशन, इट विल ऑल्सो लीड टू डिक्रीज इन ग्रोथ रेट टू सम एक्सटेंट। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। रेपो रेट आपने बढ़ाया, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। पैसा कम जाएगा तो पैसा कम रहेगा तो इन्फ्लेशन कम होगा, लेकिन ग्रोथ पे भी नेगेटिव असर पड़ सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।